21 मार्च 2024 ईडी के कुछ ऑफिसर दिल्ली सीएम के घर के बाहर खड़े थे। उनके साथ इंडियन पुलिस, सोल्जर्स एंड हेवी सिक्योरिटी भी थी, मानो किसी बड़े विक्टिम को पकड़ने आए हो। कुछ ही देर बाद ईडी अपने रेड स्टार्ट करती है। सभी फाइल्स, फोन रिकॉर्ड, सब डाटा देखा जाता है और सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल भी पूछे जाते हैं। लगभग 1 घंटा ईडी घर की जांच करती है और दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है। Kejriwal has been arrested. The big story breaking at this moment. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर टीम निकल रही है। The CBI has arrested Ops Communications in charge, a businessman based in Mumbai called Vijay Nair. इस अरेस्ट के बाद हर यूट्यूबर अपना ओपिनियन देता है। कोई कहता है कि बीजेपी ने करवाया, तो कोई कहता है कि आपकी ही गलती है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। ये केस सुपर से एक नॉर्मल स्कैम लगता है, पर जितना इसकी डीप जाएंगे उतने ही बड़े नाम इस केस से जुड़ते हुए दिखते हैं। तो फिर आखिर गलती किसकी है? क्या सच में इसमें बीजेपी का हाथ है, या आपने ही कुछ बड़ा स्कैम किया है? 17 नवंबर 2021 दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, हेल्थ और अर्बन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और रेवेन्यू और लॉ मिनिस्टर कैलाश गहलोत ये सब मिलकर लिकर सेलिंग पर एक नई पॉलिसी बनाते। इस नई पॉलिसी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि ओल्ड पॉलिसी क्या फॉल्ट थे और वो काम कैसे करती थी। ओल्ड पॉलिसी में लिकर सेलिंग का मोस्टली काम सरकारी कॉर्पोरेट्स के हाथों में होता था। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की शॉप होती थी, पर ज़्यादातर सरकारी थी। साल में लगभग 21 राइट होते हैं जब शराब की दुकानें बंद रही थी। गवर्नमेंट का कहना था कि पुरानी पॉलिसी में कई जिनसे रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। दिल्ली के बॉर्डर एरिया जैसे कि हरियाणा और यूपी में शराब सस्ती थी, इसलिए दिल्ली में इलीगल स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा थी। इससे गवर्नमेंट को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी का लॉस होता। पुरानी पॉलिसी में सालाना रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 5% से लेकर 7% तक लिमिटेड ही थी। इसी चीज को रोकने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें पहले गवर्नमेंट हर बोतल के टेस्ट पर टैक्स लेती थी। अब नई पॉलिसी में उन्होंने जोन्स की बिडिंग करवाई और मोटी लाइसेंस भी ले ली। लाइसेंस फीस को 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया। गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि इससे एक्सेस रेवेन्यू 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ट्रेड प्लेस को डिस्काउंट देने की छूट दी गई ताकि सेल्स बढ़े और रेवेन्यू में 30% ग्रोथ का अनुमान था। इस न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कुछ ही दिनों में इस सच सामने आता है। सीएजी की रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू पॉलिसी की वजह से लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। कोविड का बहाना बनाकर 144 करोड़ की लाइसेंस फी माफ कर दी गई। कई जोन्स के लाइसेंस ने काम करना छोड़ दिया, पर गवर्नमेंट ने उन्हें फिर से रीटेंडर ही नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का लॉस हुआ। 17 अगस्त 2022 एलजे के रिकमेंड के बाद सीबीआई ने ऑफिशियली एफआईआर रजिस्टर की। इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया और 4 और भी लोगों के नाम थे। इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है और आपके भी लीडर, उनके घर और अन्य 31 जगहों पर रेड मारी, जहाँ से उन्हें डिजिटल एविडेंस मिली। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। सीबीआई का ध्यान करप्शन पर था, जबकि ईडी का ध्यान मनी ट्रेस पर था। ईडी ने दावा किया कि 100 करोड़ की किकबैक ली गई और उसे गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया। पर सवाल ये है कि आखिर रिश्वत कैसे ली गई? यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने काफी समझकर काम किया। एजेंसीज का आरोप है कि हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का एक ग्रुप था, जिसे साउथ ग्रुप कहा गया। इन्होंने दिल्ली के लिकर मार्केट में कब्जा करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स को रिश्वत देने की डील की। पुरानी पॉलिसी में लगभग 5% का प्रॉफिट होता था, मगर नई पॉलिसी में उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अब यहाँ पर बिजनेसमैन जो लिकर सेल करने के बाद 12% प्रॉफिट होता है, उसमें से करीब 6% प्रॉफिट आपके लीडर्स को देते थे और बाकी खुद रख लेते थे। ईडी के मुताबिक यह पैसा कैश और अलग अलग किस्तों में पहुंचाया गया। एजेंसीज का कहना है कि विजय नायर, जो आपकी कम्युनिस्ट इंचार्ज है, इसे कलेक्ट करने के लिए मिडलमैन का काम किया। ईडी का कहना है कि यह पैसा 2022 गोवा असेंबली इलेक्शन में यूज हुआ। इसमें से लगभग 70 लाख कैश उन लोगों को दिया गया जो गोवा में कैंपन चला रहे थे, और इलेक्शन के वक्त होटल बिल्स और ट्रैवल एक्सपेंस भी इसी स्कैम के पैसे से पे किए गए। इन्हीं सब थियरीज की विश्वास पर आम आदमी के बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। अब तक मैंने आपको जो बताया, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि इस केस में आम आदमी पार्टी की गलती है, मगर असली सच इसके बाद शुरू होता है। यहाँ पर और एक फैक्टर सामने आता है, इलेक्शन। 19 अप्रैल से ये वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इस केस में इलेक्शन का टाइमिंग और अरेस्ट का टाइमिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी। 16 फरवरी 2022 को मणिपुर और नागालैंड के असेंबली इलेक्शन स्टार्ट होते हैं और उसके तुरंत बाद ही गुजरात के इलेक्शन भी स्टार्ट होने वाले थे, मगर मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2022 में अरेस्ट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया
आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर है, इलेक्शन का अच्छा खासा काम उनके पास रहता है, मगर ईडी ने सबसे पहले उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद संजय सिंह जो राज्यसभा में पार्टी के लीडर है, उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। अब तक आम आदमी पार्टी के कई टॉप लीडर्स जेल में होते हैं। अब लोगों को बीजेपी पर शक होने लगता है। 19 अप्रैल 2023 को लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हुए। 31 मार्च 2024 को ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। इलेक्शन स्टार्ट तो होते हैं, पर आम आदमी के कई लीडर्स जेल में बैठे होते। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारी सीट्स के साथ इलेक्शन जीते थे और उनका नेक्स्ट टारगेट गुजरात था और उन्होंने कैंपेन भी बड़े जोरों से स्टार्ट किया था। इसी को देखकर बीजेपी के कई लीडर्स ने उन्हें एक केस में फंसा दिया। 27 फरवरी 2026 हाई कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देता है और एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। जब कोर्ट सीबीआई और ईडी से इस केस से रिलेटेड सबूत मांगता है तो सीबीआई और ईडी के पास कुछ भी नहीं होता। इसके बाद कोर्ट सबको डिस्चार्ज कर देता है। मगर यहाँ पर एक चीज को ध्यान से देखना होगा, ईडी हमारे देश के एक इम्पोर्टेंट स्टेट की सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लेती है और 6 मंथ जेल में रखती है एंड एंड में आकर ये कहती है कि हमारे पास सबूत ही। इसे सुनकर कोई भी बता देता है कि एक पार्टी अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए देश के बड़े एजेंसीज का यूज कर रही है